नमस्कार दोस्तों। वंदना गुप्ता फेरी टेल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए आज सुनते हैं सआदत हसन मंटो की कहानी असली जिन। ये कहानी लेस्बियन संबंधों पर आधारित है। आइए सुनते हैं। लखनऊ के पहले दिनों की याद नवाब नवाजिश अली अल्लाह को प्यारे हुए तो उनकी इकलौती लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा 8 बरस थी। इकहरे जिस्म की बड़ी दुबली पतली नाजुक पतले पतले नक्शों वाली गुड़िया सी। नाम उसका फरखदा था। उसको अपने वालिद की मौत का दुख हुआ, मगर उम्र ऐसी थी कि बहुत जल्द भूल गई। लेकिन उसको अपने दुख का शहीद एहसास जब उसको मीठा बरस लगा और उसकी माँ ने उसका बाहर आना जाना कतई तौर पर बंद कर दिया और उस पर कड़े पर्दे की पाबंदी आयद कर दी। उसको अब हर वक्त घर की 4 दीवारी में रहना पड़ता। उसका कोई भाई था न बहन। अक्सर तन्हाई में रोती और खुदा से ये गिला करती कि उसने भाई से उसे क्यों महरूम रखा और फिर उसका अब्बा मियाँ उससे क्यों छीन लिया। माँ से उसको मोहब्बत थी, मगर हर वक्त उसके पास बैठी वो कोई तस्कीन महसूस नहीं करती थी। वो चाहती थी कोई और हो जिसके वजूद से उसकी जिंदगी की यक आहंगी दूर हो सके, जो हर वक्त उकताई उकताई सी रहती है। अब उसको 18वां बरस लग रहा था। सालगिरह में 10-12 रोज बाकी थे कि पड़ोस का मकान जो कुछ देर से खाली पड़ा था, पंजाबियों के एक खानदान ने किराए पर उठा लिया। उनके 8 लड़के थे और एक लड़की। 8 लड़कों में से 2 ब्याहे जा चुके थे, बाकी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे। लड़की उन 6 से 1 बरस बड़ी थी, बड़ी तनोमंद, हट्टी कट्टी, अपनी उम्र से 2-2.5 बरस ज्यादा ही दिखाई देती थी। एंट्रेंस पास कर चुकी थी। इसके बाद उसके वालिदैन ने ये मुनासिब न समझा कि उसे मजीद तालीम दी जाए। मालूम नहीं क्यों। उस लड़की का नाम नसीमा था, लेकिन अपने नाम की रियायत से वो नर्म नाजुक और सुस्त रफ्तार नहीं थी। उसमें बला की फुर्ती और गर्मी थी। फरखदा को उस महीन महीन मूछों वाली लड़की ने कोठे पर से देखा, जबकि वो बेहद उकता कर कोई नॉवेल पढ़ने की कोशिश करना चाहती थी। दोनों कोठे साथ साथ थे। चुनाचे चंद जुमलों ही में दोनों मुतारिफ हो गईं। फरखदा को उसकी शकल व सूरत पहली नजर में कतन पुरकिश मालूम न हुई, लेकिन जब उससे थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो उसे उसका हर खदो खाल पसंद आया। मोटे मोटे नक्शों वाली थी, जैसे कोई जवान लड़का है जिसकी मसें भीग रही हैं। बड़ी सेहतमंद, भरे भरे हाथ पांव, कुशादा सीना, मगर उभारों से बहुत हद तक खाली। फरखदा को उसके बालाई लब पर महीन बहीन बालों का गुबार खास तौर पर बहुत पसंद आया। चुनांचे उनमें फौरन दोस्ती हो गई। नसीमा ने उसके हाथ में किताब देखी तो पूछा, ये नॉवेल कैसा है? फरखदा ने कहा, बड़ा जलील किस्म का है, ऐसे ही मिल गया था। मैं तन्हाई से घबरा गई थी, सोचा कि चंद सफ़े पढ़ लूं। नसीमा ने यह नावल फरखदा से लिया। वाकई बड़ा घटिया सा था, मगर उसने रात को बहुत देर जाग कर पढ़ा। सुबह नौकर के हाथ फरखदा को वापस भेज दिया। वो अभी तक तन्हाई महसूस कर रही थी और कोई काम नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि चलो चंद औराक देख लूं। किताब खोली तो उसमें से एक रुक्का निकला जो उसके नाम था। ये नसीमा का लिखा हुआ था। उसे पढ़ते हुए फरखदा के तन बदन में कंपकपियां दौड़ती रहीं। फौरन कोठे पर गई। नसीमा ने उससे कहा था कि अगर वो उसे बुलाना चाहे तो ईंट जो मुंडेर से उखड़ी हुई थी जोर जोर से किसी और ईंट के साथ बजा दिया करे, वो फौरन आ जाएगी। फरखदा ने ईंट बजाई तो नसीमा सचमुच 1 मिनट में कोठे पर आ गई। शायद वो अपने रुक्के के जवाब का इंतजार कर रही थी। आते ही वो 4-4.5 फुट की मुंडेर पर मर्दाना अंदाज में चढ़ी और दूसरी तरफ कूद कर फरखदा से लिपट गई और चट से उसके होठों का तवील बोसा ले लिया। फरखदा बहुत खुश हुई। देर तक दोनों घुल मिल के बातें करती रही। नसीमा अब उसे और ज्यादा खूबसूरत दिखाई दी। उसकी हर अदा जो मर्दाना तर्ज की थी उसे बेहद पसंद आई और वहीं फैसला हो गया कि वो तादमे आखिर सहेलियां बनी रहेंगी। सालगिरह का दिन आया तो फरखदा ने अपनी माँ से इजाज़त तलब की
कि वो अपनी हमसाई को, जो उसकी सहेली बन चुकी है, बुला सकती है। उसने अपने ठेठ लखनवी अंदाज में कहा, कोई मजाइका नहीं, बुला लो, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं। मैंने देखा है लौंडे की तरह कुदकड़े लगाती रहती है। फरखदा ने वकालत की, नहीं अम्मी जान, वो तो बहुत अच्छी है। जब मिलती है बड़े अखलाक से पेश आती है। नवाब साहिब की बेगम ने कहा, होगा, मगर भाई मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें लड़कियों की कोई नजाकत नहीं। लेकिन तुम इसरार करती हो तो बुला लो, लेकिन उससे ज्यादा रब्त नहीं होना चाहिए। फरखदा अपनी माँ के पास तख्त पर बैठ गई और उसके हाथ से सरोता लेकर छालियां काटने लगी। लेकिन अम्मी जान, हम दोनों तो कसम खा चुकी हैं कि सारी उम्र सहेलियां रहेंगी। इंसान को अपने वादे से कभी फिरना नहीं चाहिए। बेगम साहिबा उसूल की पक्की थी, इसलिए उन्होंने कोई ऐतराज न किया और सिर्फ ये कहकर खामोश हो गईं, तुम जानो, मुझे कुछ मालूम नहीं। सालगिरह के दिन नसीमा आई। उसकी कमीज धारीदार पोपलीन की थी, चुस्त पायजामा जिसमें से उसकी मजबूत पिंडलियां अपनी तमाम मजबूती दिखा रही थी। फरखदा को वो इस लिबास में बहुत प्यारी लगी। चुनांचे उसने अपनी तमाम निश्वानी नजाकतों के साथ उसका इस्तकबाल किया और उससे चंद नाज नखरे भी किए। मिसाल के तौर पर जब मेज पर चाय आई तो उसने खुद बनाकर नशीमा को पेश की। उसने कहा, मैं नहीं पीती, तो फरखदा रोने लगी। बिस्कुट अपने दांतों से तोड़ा तो उसको मजबूर किया कि वो उसका बकाया हिस्सा खाए। समोसा मुंह में रखा तो उससे कहा कि वो आधा उसके मुंह के साथ मुंह लगा कर खाए। एक आध मर्तबा मामूली मामूली बातों पर लड़ाई होते होते रह गई, मगर फरखदा खुश थी। वो चाहती थी कि नसीमा हर रोज आए, वो उससे चुहल करे और ऐसी नरम नाजुक लड़ाइयाँ होती रहें जिनसे उसकी ठहरे पानी ऐसे जिंदगी में चंद लहरें पैदा होती रहें। लहरें पैदा होना शुरू हो गई और उनमें फरखदा और नसीमा दोनों लहराने लगी। अब फरखदा ने भी अपनी अम्मी से इजाज़त लेकर नसीमा के घर जाना शुरू कर दिया। दोनों उस कमरे में जो नसीमा का था, दरवाजे बंद करके घंटों बैठी रहती, जाने क्या बातें करती थी। उनकी मोहब्बत इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि फरखदा जब कोई चीज़ खरीदती तो नसीमा का ज़रूर ख्याल करती। उसकी अम्मी इसके खिलाफ थी। चूंकि इकलौती थी, इसलिए वो उसे रंजीदा नहीं करना चाहती थी। दौलत काफ़ी थी, इसलिए क्या फ़र्क पड़ता था कि एक के बजाय 2 कमीज़ों के लिए कपड़ा खरीद लिया जाए। फरखदा की 10 सलवारों के लिए सफ़ेद सॉटन ली तो नसीमा के लिए 5 सलवारों के लिए लट्ठा ले लिया। नसीमा को रेशमी मलबूस पसंद नहीं थे, उसको सूती कपड़े पहनने की आदत थी। वो फरखदा से ये तमाम चीज़ें लेती, मगर शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत महसूस न करती, सिर्फ मुस्कुरा देती और ये तोहफे तहाइफ वसूल करके फरखदा को अपनी बाहों की मजबूत गिरफ्त में भींच लेती और उससे कहती, मेरे माँ बाप गरीब हैं, अगर न होते तो मैं तुम्हारे खूबसूरत बालों में हर रोज़ अपने हाथों से सोने की कंघी करती, तुम्हारी सैंडलें चांदी की होती, तुम्हारे गुस्ल के लिए मुअत्तर पानी होता, तुम्हारी बाहों में मेरी बाहें होती और हम जन्नत की तमाम मंजिलें तय करके दोज़ख के दहाने तक पहुंच जाते। मालूम नहीं वो जन्नत से जहन्नुम तक क्यों पहुंचना चाहती थी। वो जब भी फिरदौस का जिक्र करती तो दोज़ख का जिक्र ज़रूर आता। फरखदा को शुरू शुरू में थोड़ी सी हैरत उसके मुतल्लिक ज़रूर हुई, मगर बाद में जब वो नसीमा से घुल मिल गई तो उसने महसूस किया कि उन दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। सर्दी से निकलकर अगर आदमी गर्मी में आ जाए तो उसे हर लिहाज में राहत मिलती है और फरखदा को यह हासिल होती थी। उनकी दोस्ती दिन ब दिन ज़्यादा उस्तवार हो गई, बल्कि यूं कहिए कि बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। जो नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम को बहुत खलती थी। बाज़ औकात वो ये महसूस करती कि नसीमा उसकी मौत है, लेकिन ये एहसास उसको बावकार मालूम न होता। फरखदा अब ज़्यादातर नसीमा ही के पास रहती। सुबह उठ करके कोठे पर जाती, नसीमा उसे उठाकर मुंडेर के उस तरफ ले जाती और दोनों कमरे में बंद घंटों जाने किन बातों में मशगूल रहती। फरखदा की 2 सहेलियां और भी थीं, बड़ी मुर्दार किस्म की, यूपी की रहने वाली थी, जिसमें छिछड़ा सा 2 पल्ली टोपियां सी मालूम होती थी, फूंक मारो तो उड़ जाएं। नसीमा से तारुफ होने से पहले ये दोनों उसकी जानो जिगर थीं, मगर फरखदा को उनसे कोई लगाव नहीं रहा था।
बल्कि चाहती थी कि वो न आया करे, इसलिए कि उनमें कोई जान नहीं थी। नसीमा के मुकाबले में वो नन्ही नन्ही चूहिया थी और कुतरना भी नहीं जानती। एक बार उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ कराची जाना पड़ा, वो भी फौरी तौर पर। नसीबा घर में मौजूद नहीं थी। इसका फरखदा को बहुत अफसोस हुआ। चुनांचे कराची पहुंचते ही उसने उसको एक तवील माजरतनामा लिखा। इससे पहले वो तार भेज चुकी थी। उसने खत में सारे हालात दर्ज कर दिए और लिखा कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी यहाँ बेखैफ है, काश तुम भी मेरे साथ आती। उसकी वालिदा को कराची में बहुत काम थे, मगर उसने उसे कुछ भी न करने दिया। दिन में कम से कम 100 मर्तबा कहती, मैं उदास हो गई हूँ। ये भी कोई शहरों में शहर है? यहाँ का पानी पीकर मेरा हाजमा खराब हो गया है। अपना काम जल्दी खत्म कीजिए और चलिए लाहौर। नवाब नवाजिश अली की बेगम ने सारे काम अधूरे छोड़े और वापस चलने पर रजामंद हो गई। मगर अब फरखदा ने कहा, जाना है तो जरा शॉपिंग कर लें, यहाँ कपड़ा और दूसरी चीज़ें सस्ती और अच्छी मिलती हैं। शॉपिंग हुई। फरखदा ने अपनी सहेली नसीमा के 10 सेलेक्स के लिए बेहतरीन डिज़ाइन का कपड़ा खरीदा, वॉकिंग शू लिए, एक घड़ी खरीदी जो नसीमा की चौड़ी कलाई के लिए मुनासिब मौजू थी। माँ खामोश रही कि वो नाराज़ न हो जाए। कराची से लाहौर पहुंची तो सफ़र की थकान के बावजूद फौरन नसीमा से मिली, मगर उसका मुंह सूजा हुआ था। सख्त नाराज़ थी कि वो उससे मिले बगैर चली गई। फरखदा ने बड़ी माफ़ियाँ मांगी, हर सतह से उसकी दिलजोई की, मगर वो राज़ी न हुई। इस पर फरखदा ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और नसीमा से कहा कि अगर वो इसी तरह नाराज़ रही तो वो कुछ खाकर मर जाएगी। इसका फौरी असर हुआ और नसीमा ने उसको अपने मजबूत बाजुओं में समेट लिया और उसको चूमने पुचकारने लगी। देर तक दोनों सहेलियां कमरा बंद करके बैठी प्यार मोहब्बत की बातें करती रहीं। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और ज़्यादा मजबूत हो गई। मगर फरखदा की माँ ने महसूस किया कि उसकी इकलौती बेटी की सेहत दिन ब दिन खराब हो रही है। चुनाचे उसने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि फरखदा पर हिस्टेरिया ऐसे दौरे पड़ने लगे। बेगम साहिबा ने अपनी जान पहचान वाली औरतों से मशवरा किया तो उन्होंने ये अंदेशा जाहिर किया, लड़की को आशेब हो गया है। दूसरे लफ्ज़ों में कोई जिन्न इस पर आशिक है जो इसको नहीं छोड़ता। चुनांचे फौरन टोने टोटके किए गए, झाड़ फूक करने वाले बुलाए गए, तावीज़ गंडे हुए, मगर बेसूद। फरखदा की हालत दिन ब दिन गैर होती गई। कुछ समझ में नहीं आता था कि आरिज़ा क्या है। दिन ब दिन दुबली हो रही थी। कभी घंटों खामोश रहती, कभी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती और अपनी सहेली नसीमा को याद करके पहरों आंसू बहाती। उसकी माँ जो ज़्यादा ज़ईफ़ उल एतिकाद नहीं थी, अपनी जान पहचान की औरतों की इस बात पर यकीन हुआ कि लड़की पर कोई जिन्न आशिक है, इसलिए कि फरखदा इश्क व मोहब्बत की बहुत ज़्यादा बातें करती थी और बड़े ठंडे ठंडे सांस भरती थी। एक मर्तबा फिर कोशिश की गई, बड़ी दूर दूर से झाड़ने वाले बुलाए गए, दवा दारू भी किया, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। फरखदा बार बार इल्तिजा करती कि उसकी सहेली नसीमा को बुलाया जाए, मगर उसकी माँ टालती रही। आखिर एक रोज़ फरखदा की हालत बहुत बिगड़ गई। घर में कोई भी नहीं था। उसकी वालिदा जो कभी बाहर नहीं निकलती थी, बुर्का ओढ़कर एक हमसाई के यहाँ गई और उससे कहा कि कुछ करे। दोनों भागम भाग फरखदा के कमरे में पहुंची, मगर वो मौजूद नहीं थी। नवाब नवाजिश अली मरहूम की बेगम ने चीखना चिल्लाना और दीवाना वार फरखदा बेटी कहकर पुकारना शुरू कर दिया। सारा घर छान मारा, मगर वो न मिली। इस पर वो अपने बाल नोचने लगी। हमसाई ने उसके हाथ पकड़ लिए, मगर वो बराबर बावेला करती रही। फरखदा नीम दीवानगी के आलम में ऊपर कोठे पर खड़ी थी। उसने मुंडेर की उखड़ी हुई ईंट उठाई और जोर जोर से उसे दूसरी ईंट के साथ बजाया। कोई न आया। उसने फिर ईंट को दूसरी ईंट के साथ टकराया। चंद लम्हात के बाद एक खूबसूरत नौजवान, जो नसीमा के 6 कुंवारे भाइयों में से सबसे बड़ा था और बरसाती में बैठा बीए के इम्तहान की तैयारी कर रहा था, बाहर निकला। उसने देखा मुंडेर के उस तरफ एक दुबली पत्ती नाजुक अंदाम लड़की खड़ी है, बड़ी परेशान हाल, बाल खुले हैं, होठों पर पपड़ियाँ जमी हैं, आंखों में सैकड़ों जख्मी उमंगें सिमटी हैं। करीब आकर उसने फरखदा से पूछा,
किसे बुला रही हैं आप? फरखदा ने उस नौजवान को बड़े गहरे और दिलचस्प गौर से देखा। मैं नसीमा को बुला रही थी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, ओह, चलो आओ, और ये कहकर मुंडेर के इस तरफ से हल्की फुल्की फरखदा को उठाया और बरसाती में ले गया, जहां वो इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। दूसरे दिन जिन गायब हो गया। फरखदा बिल्कुल ठीक थी। अगले महीने उसकी शादी नसीमा के इस भाई से हो गई, जिसमें नसीमा शरीक न हुई। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। सआदत हसन मंटो की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे आप किस लेखक की कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।